डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में मेरे ख्याल से हमने लास्ट क्लास में कोई चर्चा नहीं करी थी, ये अनटच्ड टॉपिक है हमारे लिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? देखिए सर। हाँ बेटा। सर हाँ सर किए थे सर डिग्री ऑफ फ्रीडम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किए थे, कोई बात नहीं, दोबारा देख लेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? तो ओके सर। नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज in which a molecule can move is called degree of freedom. Number of independent ways in which a molecule can perform motion. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मुझे भी याद आ गया है कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करूं तो ये मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, वाई डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, जेड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। तीनों मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सिर्फ ट्रांसलेशन की आ गई। ठीक है, इसके अलावा मतलब ट्रांसलेशन मतलब सिंपल जो अपन ने पढ़ा था ना, बिना ओरिएंटेशन के चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, सिर्फ प्योर ट्रांसलेशन हम लोगों ने रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से पढ़ा था। हम क्या देखा था, ऑब्जेक्ट अगर इनिशियली यहाँ है, बाद में वो यहाँ पहुँच जाता है, इसका कोई ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता, कोई शेप साइज चेंज होता है। यहाँ तो शेप साइज भी चेंज हो गया, बट कोई शेप साइज चेंज नहीं होता, कोई ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता। हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर सेम होता है तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। याद है? तो अपने पास इंडिपेंडेंट डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन कितने? 3 है। ये तीनों मोशन जो है वी एक्स, वी वाई और वी जेड, तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इनफैक्ट हम लोगों ने ये भी देखा था कि काइनेटिक एनर्जी जो हमारा हाफ एम वी स्क्वायर होता है, इसको हम हाफ एम वी स्क्वायर को वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर भी कहला सकता, भी लिखा जा सकता है। अब इस इक्वेशन में देखने में ऐसा लग रहा है कि एक्स डायरेक्शन के मोशन की वजह से एनर्जी अलग आ रही है, वाई डायरेक्शन के मोशन की वजह से एनर्जी अलग आ रही है, जेड डायरेक्शन के मोशन की वजह से एनर्जी अलग आ रही है। ध्यान दीजिएगा, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये डेफिनेटली उसके कंपोनेंट्स नहीं एनर्जी के, बट हाँ फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उसकी वजह से अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का अलग अलग एनर्जी है। तो ट्रांसलेशन हो सकता है डिग्री ऑफ फ्रीडम में, जो इंडिपेंडेंट वे है मूवमेंट का। और क्या हो सकता है? रोटेशन हो सकता है, देखेंगे थोड़ी देर बाद। रोटेशन हो सकता है, और क्या हो सकता है? वाइब्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, ऑल्दो वाइब्रेशन वाला केस हम अपने सिलेबस में कभी कंसीडर नहीं करते, बट वाइब्रेशन भी होता है। ओके, तो आगे बढ़ता हूं। सर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है। रिकॉर्डिंग देख रहा हूं बेटा, एक सेकेंड। रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, जूम पर नहीं है, अलग से ऑन है। ठीक है, चलो जूम पे भी कर देते हैं, रिस्क कम रहता है जूम में। चलो, तो अब हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इसका एक बेसिक आइडिया हमें लग गया है। तो अब हम देखेंगे कि आखिरकार डिग्री ऑफ फ्रीडम, आखिरकार ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये अलग अलग केसेस में कितना होता है। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। इसमें सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे मोनो एटॉमिक गैसेस को। ये मोनोएटॉमिक गैसेस क्या होंगे? सिंगल एटम है और कुछ नहीं है, इसमें एक सिंगल एटम है। ये सिंगल एटम क्या कर सकता है? ये सिंगल एटम एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है और जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकता, और कोई भी तरीके का मोशन ये नहीं कर सकता। ये ध्यान दीजिएगा, सिंगल एटम बहुत छोटा होता है,
तो उसका रोटेशन का कोई मतलब नहीं है, इसके पास कोई रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। इसका सारा का सारा मास न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा छोटा है, वो रोटेट करेगा तो बेसिकली पॉइंट मास रोटेट कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके पास 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3 है। इसको क्या बोलेंगे? 3 ट्रांसलेशन, दैट्स इट, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डायटोमिक गैस की। डायटोमिक गैस कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम में बीच में बॉन्ड ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, आपको पता है ना बॉन्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेकिन इसके पास अब कुछ फाइनाइट साइज है। इसकी वजह से क्या क्या कर सकता है? ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन मूव तो कर ही सकता है। तो 3 ट्रांसलेशन तो इसके पास भी है। ट्रांसलेशन के 3 ही हो सकते हैं, चौथा कुछ नहीं हो सकता। तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसके अलावा ये मॉलिक्यूल इस तरीके से घूम भी सकता है, ऐसे इस तरीके से स्पिन भी कर सकता है, राइट? कर सकता है कि नहीं, है ना? तो इस डायग्राम में अगर मैं इधर एक्स एक्सिस मान रहा हूं, इधर वाई एक्सिस मान रहा हूं और बाहर की तरफ जेड एक्सिस मान रहा हूं, तो इस जेड एक्सिस के अबाउट ये मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है, राइट? इसके अलावा ये मॉलिक्यूल चाहे तो इस वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, ऐसे, राइट? तो ये मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है जेड एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट। अगर मैं बोलूं इस मॉलिक्यूल को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए, तो एक्स एक्सिस तो ये रही, इसके अबाउट ये कैसे रोटेट करेगा? ये तो पॉइंट मास की तरह का रोटेशन हो जाएगा ना, इसलिए एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन इसका अलाउड नहीं है, इसमें कोई एनर्जी नहीं हो सकती। इसलिए इसके पास रोटेशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? टोटल 5 हो गया। समझ में आई बात? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 5, मोनोटॉमिक का 3, इसका डायटोमिक का 5। ओके, नेक्स्ट, वाइब्रेशन भी हो सकता है आपके डायटोमिक गैसेस में, बट उसको हम निग्लेक्ट करते हैं क्योंकि वाइब्रेशन में कोई भी सिग्निफिकेंट एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे आती है, अराउंड 5000 केल्विन पे आती है। ओके, सो उतने हाई टेम्परेचर पे हम डील नहीं करेंगे, इसलिए वाइब्रेशन के करस्पॉन्डिंग हम कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम एज्यूम नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्रायटोमिक लीनियर। ट्रायटोमिक लीनियर मतलब कुछ, इसका एग्जांपल बता सकता है कोई ट्रायटोमिक लीनियर का? सर हाँ सर, जो रोटेशन आप बोले सर, वो क्या कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में करेगा या कोई भी डायरेक्शन में करेगा सर? जैसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? नहीं, देखो बेटा, मैंने x को अलग बोला है, y को अलग बोला है, मैंने +x और -x को अलग अलग नहीं बोला है ना? ओके, यस सर। तो वैसे ही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को अलग अलग नहीं बोलेंगे, ठीक है बेटा? वो एक ही है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है ना। अगर +x डायरेक्शन मोशन हो रहा है तो -x डायरेक्शन के मोशन से इंडिपेंडेंट नहीं है, राइट? ओके सर। ओके, आगे बढ़ता हूं। तो अगला हमारा है ट्राई एटॉमिक लीनियर। ट्राई एटॉमिक लीनियर मतलब इसका एग्जांपल कोई बता सकता है मेरे को? ऐसा मॉलिक्यूल जो जिसमें 3 एटम है और वो लीनियर हो। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? सिंपलेस्ट एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। ये ट्राइएटॉमिक है लेकिन लीनियर है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके पास क्या क्या हो सकता है? ये क्या क्या कर सकता है? देखो 3 एटम है इसमें, इसको बना लेता हूँ। 3 एटम, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, ये लाइन, एक लाइन में ही है। तो क्या क्या कर सकता है? ट्रांसलेशन के इसके पास भी कितनी होंगे? 3 ही होंगे भाई। ट्रांसलेशन 3 ही होंगे। रोटेशन कितना होगा? तो बेटा रोटेशन का इसके पास 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये इस एक्सिस के अबाउट, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है,
पर ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर सकता, है ना। तो इसके पास रोटेशन के कितने हैं, 2 हैं। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 5। इसके पास भी 5 है, पिछले केस में जो डायटोमिक था उसके पास भी 5 ही था, ठीक है। नेक्स्ट अपना ट्राइएटॉमिक एंगुलर, इसका कोई एग्जांपल दे सकता है ट्राइएटॉमिक एंगुलर गैसियस मॉलिक्यूल का? वाटर। वैसे वाटर वेपर कह सकते हो, वाटर को नहीं बोलना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, ले सकते हो। NO2 क्या होता है, NO2 लीनियर सॉरी गैस होता है कि सॉलिड लिक्विड होता है कि सॉलिड होता है, क्या होता है? एंगुलर होता है, इतना तो मुझे मालूम है, ऐसे कुछ होता है ना इसमें। बोलो, मुझे याद नहीं है, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी केमिस्ट्री। Yes, sir. ऐसा ही होता है। तो ये जो NO2 है या कोई भी ट्राइएटॉमिक एंगुलर मॉलिक्यूल अगर होगा तो उसके पास क्या क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? उसके पास भी सर ट्रांसलेशन के तो 3 ही हो सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है और जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ट्रांसलेशन के तो 3 ही हैं, लेकिन रोटेशन के कितने होंगे, कोई बता सकता है मेरे को? सर रोटेशन के भी इस केस में 3 होंगे, क्योंकि लीनियर नहीं है, ये एंगुलर है। ध्यान दीजिए, ये इस तरीके का मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, इस मॉलिक्यूल इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, और ये एक्सिस जो बाहर जा रही है इसके अबाउट भी रोटेट कर सकता है ना? हाँ है ना। तो इसके रोटेशन के कितने हो गए, 3 हो गए। तो इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 6, ठीक है। ऑल्दो अगर हम हायर टेम्परेचर्स के बारे में बात करें तो हायर टेम्परेचर्स पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड करने के बाद इस CO2 के 8 हो जाएंगे, इसके भी 8 हो जाएंगे, ठीक है। वैसे अलग अलग थ्योरी देखोगे तो कुछ केसेस में 9 भी लेते हैं, तो उस केस के बारे में हमें ज़्यादा बात करनी नहीं है, वो हमारे एग्जाम्स के क्वेश्चन में नहीं आता है, ठीक है। हमारा नॉर्मल टेम्परेचर से आते हैं, बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर पर हमें डील करना नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है, इतना पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर जाओगे तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है। वाइब्रेशन का मतलब ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, मतलब जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस जो है बॉन्ड लेंथ, वो टेम्परेचर की वजह से चेंज होने लगता है, मतलब वाइब्रेट करने लगते हैं मॉलिक्यूल्स स्प्रिंग की तरह। ये बॉन्ड में स्प्रिंग की तरह वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बहुत ही मतलब क्रूड सा वो आपको पिक्चर दे रहा हूँ, बट उस वाइब्रेशन की वजह से भी कुछ एनर्जी आ सकती है। हम उस एनर्जी को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर ही सिग्निफिकेंट होती है। ओके, एट लोअर टेम्परेचर्स दैट एनर्जी कैन बी निग्लेक्टेड एंड देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन और रोटेशन की ही आपको लेनी होती है। कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो। नो सर। ओके, नेक्स्ट है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मैक्सवेल लॉ क्या कहता है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी? ये कहता है कि यार जब मॉलिक्यूल्स एक गैसियस मॉलिक्यूल से मूव करते हैं तो जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके पास, उन सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग इक्वल एनर्जी होती है। समझ में आई बात? मतलब एक्स डायरेक्शन के मोशन की वजह से जो एनर्जी आ रही थी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, वाई डायरेक्शन की वजह से जो मोशन, वाई डायरेक्शन के मोशन की वजह से जो एनर्जी आ रही थी हाफ एम वी वाई स्क्वायर, जेड डायरेक्शन की वजह से हाफ एम वी जेड स्क्वायर, रोटेशन की वजह से हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर। लेट्स से जेड एक्सिस का रोटेशन अलाउड नहीं है तो वो वाला काउंट नहीं होगा। तो लेट्स से 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो मैक्सवेल कहता है कि पांचों डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग हमारे मॉलिक्यूल्स के पास, एक मॉलिक्यूल के पास नहीं, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो एवरेज एनर्जी होगी वो इक्वल होगी। मतलब अगर आप सिर्फ एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करो तो वो तो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा हो, कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा जो सिर्फ वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई तीसरा मॉलिक्यूल होगा जो सिर्फ जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन अगर आप 300,000 करोड़ मॉलिक्यूल ले लोगे एक साथ तो उसमें से कुछ एक्स में जाएंगे, कुछ वाई में जाएंगे, कुछ जेड में जाएंगे, कुछ एक्स वाई डायरेक्शन में जाएंगे, कुछ वाई जेड डायरेक्शन में जाएंगे, कुछ जेड एक्स डायरेक्शन में जाएंगे, कुछ किसी और रैंडम डायरेक्शन में जाएंगे। और
ओवरऑल अगर आप सबकी एनर्जी जोड़ोगे, एक्स डायरेक्शन के मोशन की वजह से एनर्जी प्लस वाई डायरेक्शन की वजह से एनर्जी, तो हर एक डायरेक्शन के मोशन की वजह से एनर्जी या हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी वो सेम आती है हर एक सैंपल ऑफ मॉलिक्यूल के लिए। ओके, तो क्या कहा इसने कहा कि द एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज हाफ kT। उसने सिर्फ यही नहीं बताया कि इक्वल होता है, उसने इसकी वैल्यू भी बताई, कितनी होती है, हाफ kT। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा ये पर मॉलिक्यूल है, अगर पर मोल कर दोगे तो RT/2 हो जाएगा। ओके, समझ में आई बात। यहाँ के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, 1.38 इंटू 10⁻23 जूल 10⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, तो मुझे बताइए टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोलना चाहिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, देखो सीधी सी बात है, एक मॉलिक्यूल के लिए एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का हाफ kT, डिग्री ऑफ फ्रीडम को मान लेते हैं F है, तो ये हो जाएगा 1/2 F kT, जहां F क्या है, F इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इसका मतलब ये तो टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल आ गया। टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना आएगा, तो ये आ जाएगा एक मॉलिक्यूल का इतना, तो मोल के लिए इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Na टाइम्स हाफ F kT। नाउ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगाड्रो नंबर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल R, सो दैट इज इक्वल टू FRT/2। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मोल, कितना होता है, FRT/2। और सिंपली बोल सकते हैं कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट विल बी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू N टाइम्स FRT/2, NFRT/2। ये N क्या है यहां पर, N है आपका नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब सोचिए आपका मोनोटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, N टाइम्स 3RT/2, दैट इज अ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। हमें पहले से मालूम है, हम ये पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, आप दोबारा से वेरीफाई कर सकते हो, याद तो आपको नहीं होगा पर आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। ओके बेटा, कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो, नहीं दिक्कत है तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट है हमारा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस। गैस मॉलिक्यूल नहीं बोल रहा हूं, पूरा गैस के लिए बात कर रहा हूं मैं, पूरे गैस के जितने ही मॉलिक्यूल्स हैं सबके टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप जोड़ लोगे तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो आप लिख सकते हो U इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ फॉर आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि देयर इज नो इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो क्योंकि एक आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, वी विल हैव इंटरनल एनर्जी, जिसको हम U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, U से मैं इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। ये आपके काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू NFRT/2।
2, तो हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया NF/T/2। ये आपको याद रखना है, बट ये भी याद रखना है कि इट इज बाय अज्यूमिंग दैट देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी विद आवर सिस्टम ऑफ गैस। ओके, फटाफट कॉपी कर लेंगे इसको। कॉपी हुआ? Yes. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा पास ये एक एग्जांपल है, आप एग्जांपल पढ़ेंगे, ट्राई करेंगे। सॉल्व हो गया होगा मेरे ख्याल से। हुआ? क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि अ लाइट कंटेनर लाइट है, कंटेनिंग अ डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया सर 5। इज मूविंग विद अ स्पीड v। ओके, टोटल मास ऑफ गैस इज कैपिटल M, मास का गैस का टोटल मास कैपिटल M है, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज स्मॉल n। ओके, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। देखो भैया, हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था कि आपका इंटरनल एनर्जी U जो है दैट इज इक्वल टू NF/T/2। ये फॉर्मूला बेसिकली किसके रेफरेंस फ्रेम में है? ये आपके सेंटर ऑफ मास ऑफ गैस के रेफरेंस फ्रेम में फॉर्मूला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का यही आंसर है, NF/T/2 दैट इज इक्वल टू n टाइम्स f कितना है? 5 है, तो 5 nRT/2 ये आपका इंटरनल एनर्जी होगा, यही आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम होगा। नेक्स्ट है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो देखो पूरा का पूरा जो गैस का कंटेनर है वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, गैस का मास कैपिटल M है, तो ये हो गया हाफ mv² प्लस काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास हम पहले निकाल चुके हैं, तो ये आ गया आपका 5 nRT/2। ये आपका आंसर है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। इजी क्वेश्चन, इजीली सॉल्व हो गया, हाँ या ना? ठीक है, Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन। टू नॉन कंडक्टिंग कंटेनर्स हैविंग सर। वॉल्यूम V1। हाँ बोलिए। सर एक बार पीछे जाइए सर, एक बार। जल्दी कॉपी करिए।
हो गया सर। देखिए क्या बोल रखा है कि टू नॉन कंडक्टिंग कंटेनर्स हैविंग वॉल्यूम्स V1 एंड V2, दोनों का वॉल्यूम दे रखा है V1 एंड V2, कंटेन मोनोएटॉमिक एंड डायटोमिक गैस, यहाँ पे मोनोएटॉमिक है, यहाँ पे डायटोमिक है रेस्पेक्टिवली। दे आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, pressure and temperature being P1 V1 and P2 V2 respectively. Find the final pressure and temperature if stopcock is removed. देखो इस क्वेश्चन में आपको एज्यूम करना है कि बाहर से कोई एनर्जी नहीं आ रही, ठीक है। ये जो वॉल्स हैं ये एडियाबैटिक वॉल्स हैं, ये नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं, इससे कोई एनर्जी इस गैस को अंदर नहीं मिल रही, ठीक है। हमने क्या किया है, इस कॉक को हटा दिया है। हमें मालूम है यहाँ पर आपका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे P2 V2 T2 है इनिशियली, तो मैं ऑब्वियसली N1 निकाल सकता हूँ यहाँ पे, हाँ या ना। N2 भी यहाँ पे निकाल सकता हूँ। आपसे कहा गया है कि अगर हम इस कॉक को हटा दें, अगर हम इस कॉक को हटा दें तो इंटरमिक्सिंग के बाद इस पूरे सिस्टम की का फाइनल प्रेशर और टेम्परेचर कितना होगा ये बताइए, ठीक है। तो मैंने बोला यार इसमें मुझे करना क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा जिसका यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कि एज नो एनर्जी इज सप्लाइड टू द सिस्टम, नॉर नहीं कोई एनर्जी दी गई है इसे, नहीं इसे कोई एनर्जी ली गई है, वी हैव फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी। तो इसके लिए हमें पहले इनिशियल एनर्जी निकालना होगा, कुछ टेम्परेचर एज्यूम करके फाइनल एनर्जी निकालना होगा, और देन वी हैव टू सॉल्व इट। ओके, सो सॉल्व करते हैं। इनिशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें N1 और N2 चाहिए, तो सॉल्यूशन मेरा यहां शुरू हो रहा है। मुझे मालूम है PV इज इक्वल टू nRT होता है, इसलिए N कितना हो जाएगा PV बाय RT। तो N1 हो जाएगा P1 V1 बाय R T1, N2 हो जाएगा P2 V2 बाय R T2। तो हमारा इनिशियल एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू N1 FR T1 बाय 2, है ना, और F कितना है क्योंकि मोनोटोमिक है इसलिए 3 है, और U2 हो जाएगा N2 इंटू, यहाँ पे डायटोमिक है इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा, तो 5R T2 बाय 2। अब मैं N1 और N2 की वैल्यू डाल देता हूँ। N1 और N2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो RT1 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 3P1 V1 बाय 2 प्लस 5P2 V2 बाय 2। ये मेरा इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ इसके बाद हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि फाइनल एनर्जी कितनी होगी। ये तो मेरा इनिशियल स्टेट सॉल्व हो गया, अब मैं बोलूंगा फाइनल, लेट्स से फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू T हो गया, तो U फाइनल कितना हो जाएगा। बेसिकली आपको U1 और U2 दोनों का यही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आप बस टेम्परेचर में T1 और T2 की जगह T डाल दोगे। U फाइनल इज इक्वल टू U1 की फाइनल वैल्यू प्लस U2 की फाइनल वैल्यू, चेंज तो सिर्फ टेम्परेचर ही हुआ है, तो दैट इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला डाल देते हैं, चलो यही डालते हैं, N1 इंटू 3RT बाय 2 प्लस N2 इंटू 5RT बाय 2, दैट इज इक्वल टू RT बाय 2 कॉमन आ जाएगा, 3N1 प्लस 5N2। इसके बाद मैं क्या बोलूंगा, मुझे पता है U फाइनल इज इक्वल टू U इनिशियल, ये आपका जो यहाँ लिखा हुआ है इसको आप U इनिशियल लिख सकते हो। सो U फाइनल इज इक्वल टू U इनिशियल जैसे मैंने लगाया, मुझे क्या मिलेगा, 3N1 प्लस 5N2 इंटू
RT बाय 2 इज इक्वल टू 3P1V1 बाय 2 प्लस 5P2V2 बाय 2, विच मीन्स टेम्परेचर T, देखो 2 तो कैंसिल हो गया, टेम्परेचर T इज इक्वल टू 3P1V1 प्लस 5P2V2 अपॉन 3N1 प्लस 5N2। आप N1 और N2 के लिए यहाँ से डाल के आंसर निकाल सकते हो। टेम्परेचर T आ गया, टेम्परेचर T आ जाएगा तो PV इक्वल nRT यूज करके आप प्रेशर भी निकाल सकते हो। ठीक है, टेम्परेचर T आ गया, फिर क्या लिखोगे, P दिस, यहाँ पे टेम्परेचर निकल जाएगा ना, फिर लिखोगे क्या, P इंटू V1 प्लस V2 PV इज इक्वल टू N1 प्लस N2 RT। ओके, इससे आपको प्रेशर भी मिल जाएगा। कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, काफ़ी कैलकुलेशन है, बट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है। आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करके आपको, देखो इस चैप्टर में क्वेश्चन सब आते हैं ना, तो कैलकुलेशन कई बार करनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए मैं इस चैप्टर में कभी आपके सामने प्रिटेंड नहीं करूंगा कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट किया जाए, बचाया जाए, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन करनी ही होगी इस चैप्टर में। सो क्या करना है, आपको आपके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं, इतने क्लियर रखने हैं कि जब आप इस चैप्टर के क्वेश्चन एग्जाम में टैकल करो तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस हो कि क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करने में भी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है इस चैप्टर में, क्योंकि कैलकुलेशन क्वेश्चन में बहुत सारी हो जाती है, पर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे और एग्जाम में अगर सही से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो इस चैप्टर के क्वेश्चन में गलतियां भी कम होती हैं। हालांकि उसके लिए प्रैक्टिस बहुत लगती है, बट उसके बावजूद ये प्रैक्टिस वर्थ इट है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं आता, केमिस्ट्री में भी आता है। कई बार ऐसा होता है कि फिजिक्स में 3 क्वेश्चन आ गया, केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन आ गया, टोटल 5 क्वेश्चन आ गया पेपर में सिर्फ इसी चैप्टर से, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स से। और आपका अगर ये चैप्टर वीक है, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर नहीं है, तो आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा ही इस चैप्टर को कभी भी हल्के मत लो, अच्छे से मेहनत करो। थोड़ी मेहनत लगती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चैप्टर बहुत ईजिली समझ में आ जाता, समझ डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ी प्रैक्टिस लगती है। ठीक है, तो ट्राई करिए, जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करिए। अभी तो कॉपी कर लीजिए इस क्वेश्चन को बस। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया मुझे ये बताओ। हमने किया क्या है, बेसिकली इनिशियल एनर्जी निकाली दोनों का, P1 V1 T1 यूज करके, P2 V2 T2 यूज करके, उसके बाद फाइनल टेम्परेचर को T मान के हम लोगों ने फाइनल एनर्जी निकाली और दोनों को इक्वेट कर दिया। टेम्परेचर मिल गया, टेम्परेचर मिल गया, वॉल्यूम पता ही है, तो प्रेशर भी मिल जाएगा। ओके, सर, हाँ, टेम्परेचर के डिनोमिनेटर में मतलब टेम्परेचर इज इक्वल टू 3P1V2 V1 प्लस प्लस 5 5P2V2 अपॉन 3N1 प्लस 5N2 है। वो ठीक से नहीं आया, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आर नहीं होगा डिनोमिनेटर में? हाँ, आर भी आएगा ना, आर भी आएगा, आर टाइम्स 3N1 प्लस 5N2 है। ओके, कॉपी हो गया।
हो गया ना कॉपी? मैं हटा रहा हूं इसको। Yes, sir. अगला इलस्ट्रेशन देख लो। आपको पूछा गया कि एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। ठीक है, क्या करना चाहिए बताइए? क्या करना चाहिए? देखो आपको सिर्फ एस्टिमेट लगाना है, ठीक है, कुछ वो क्या नाम है, सही में एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना। क्या करोगे आप, मान लोगे कि अजम्पशन क्या क्या आपका, अजम्पशंस, पहला ऑक्सीजन इज स्फेरिकल, ओके। मुझे पता है O2 कभी भी स्फेरिकल नहीं हो सकता है कि O2 स्फेरिकल, बताओ? नहीं हो सकता। दूसरा, इसका रेडियस भी नहीं मालूम तो कोई बात नहीं। आपको पता है कि आपके किसी एटम का रेडियस कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। तो रेडियस इज इक्वल टू लेट्स से आपका 1 एंगस्ट्रॉम है। हालांकि अगर आप ऑक्सीजन का देखोगे, ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.2 एंगस्ट्रॉम होता है, तो करीब करीब काफ़ी डिसेंट सा ये अप्रॉक्सीमेशन है, कोई गंदा अप्रॉक्सीमेशन नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ओके। ये हमने अज्यूम किया है। अब इसका यूज करके हम लोग ये निकालेंगे, पूछा क्या गया, एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। देखो मैं बोलूंगा लेट्स से आपके पास एक एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो एट एसटीपी द गैस विल ऑक्यूपाई, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर्स, है ना। और अगर हम वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें तो वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा Na एवोगाड्रो नंबर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, जहां ये आपका रेडियस है, इसको आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। सो दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻23 इंटू इस 4/3 पाई, 4/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अप्रोक्सीमेटली 4 ही आएगा ये, तो 4 इंटू आर क्यूब मतलब 10⁻⁻30, दैट इज इक्वल टू 24 इंटू 10⁻⁻7, सॉरी 10⁻⁻7 मीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू, ये इतना मीटर क्यूब है, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 24 इंटू 10⁻⁻4 लीटर, है ना। नहीं 10 लीटर से बन जाता है? नहीं 10 लीटर से नहीं बनता ना, कितने लीटर से बनता है? सॉरी 1000 लीटर से बन जाता है ना 1 मीटर क्यूब, सही बोला था, सही लिखा था मैंने। 24 इंटू 10⁻⁻4 लीटर, है ना। 1000 लीटर विल बी इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, तो ऐसे हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर क्यूब से लीटर में। सो अब हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर जो हमें फ्रैक्शन निकालना था, दैट फ्रैक्शन f इज इक्वल टू 24 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 22.4। अब देखो यार, अपना ऑलरेडी काफ़ी अप्रॉक्सीमेशन है, तो आपको ये आप कैंसिल कर सकते हो सीधे सीधे, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻4
-4, ये आपका आंसर है। सिर्फ आपको एस्टिमेट लगाना है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना, क्योंकि अगर एग्जैक्ट आंसर निकालना होगा तो इसको क्वेश्चन को आपको बताना पड़ेगा कि भाई ऑक्सीजन का रेडियस कितना है। बट अभी समझ सकते हो कि 1/10,000 इतना वॉल्यूम जो है आपका मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करता है इन ऑक्सीजन गैस। समझ में आई बात? 1/10,000 मतलब 10,000 लीटर में से सिर्फ 1 लीटर ऑक्यूपाई करता है, इसीलिए हम उस वॉल्यूम को निग्लेक्ट कर देते हैं। ओके बेटा, Yes, sir. ये उतना एक्सट्रीमली छोटा नहीं है, जब हम बात बोलते हैं एक्सट्रीमली छोटा नंबर, एक्सट्रीमली बड़ा नंबर, उस तरीके से छोटा नंबर नहीं है ये, बट ये डिसेंटली स्मॉल नंबर है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़े। अगला टॉपिक है हमारा एसटीपी, एनटीपी और आरटीपी। कोई मुझे बताएगा एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। और आरटीपी क्या होता है? रूम टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, देखो एसटीपी वैसे तो जो टेक्निकल होता है, जो एक्चुअल है, वो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस एंड 10⁵ पास्कल या फिर 1 बार। बट हम इसको पहले क्या बोलते थे? 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM। देखिए कोई खास अंतर नहीं है दोनों के बीच में, है क्या? कोई खास अंतर नहीं है दोनों के बीच में, इसलिए हम इसी से काम चला लेते हैं। ठीक है, मतलब हम करंट मीनिंग इसका ये है, पहले ये था बट अभी भी कई बार ये वाला मीनिंग आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ओके, एनटीपी वैसे तो थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम एसटीपी। एनटीपी आपका 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM होता है, बट आपके जो एग्जाम्स हैं वो इसको नहीं मानते। आपका जेई मेन, जेई एडवांस कुछ भी इसको नहीं मानता है, सबके सब एनटीपी को एसटीपी के बराबर ही मानते हैं। ओके, तो एनटीपी लिखाओ या एसटीपी लिखाओ, बात बराबर है। हाँ, रूम टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है? तो सर रूम टेम्परेचर प्रेशर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, 1 बार या फिर 10⁵ पास्कल। सॉरी 1 बार नहीं है, यहाँ पे 1 ATM है। ओके, तो सब कुछ पता है, ये चीजें नहीं मालूम होंगी ना कि आपको एसटीपी और एनटीपी दोनों को यही लेना है। इतनी छोटी सी चीज पता नहीं होगी तो एग्जाम के क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, सब कुछ जानते हुए। तो यहाँ पर बेवकूफ़ी करके अपने नंबर नहीं कटाने, मैंने इसलिए इसको अलग से टॉपिक लिया है, क्योंकि यहाँ पे कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम के बीच में। पहले नहीं होता है, एग्जाम के अंदर जाके कन्फ्यूजन होता है, अरे एसटीपी क्या होता था, एनटीपी क्या होता था, आरटीपी क्या होता था। ओके, कोई दिक्कत? No, sir. रूम टेम्परेचर कितना लेते हैं हम लोग? 25 डिग्री लेते हैं। ठीक है, बाकी आपका 0 डिग्री सेल्सियस और 10⁵ पास्कल है। आपका जो एवोगैड्रो नंबर है, जो मतलब जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस था, उसमें जो आपके पास नंबर है 6 × 10⁻23 एटम्स इन क्या नाम है 22.4 लीटर्स, ये किसके लिए है? दिस इज एट एसटीपी है। ओके, 6 नहीं होता, कितना होता? 6.023 होता। समझ गए ना आप लोग? Yes, sir. ये जो नंबर है, ये जो 6 एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स इन 22.4 लीटर्स, ये किस पे वैलिड होता है? ये एसटीपी पे वैलिड होता है। और एसटीपी एनटीपी की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, दोनों की डेफिनेशन हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ही लेंगे। ओके, यस। चलो
Next, illustration. An oxygen cylinder of volume 30 liter has an initial gauge pressure of 15 atm and temperature of 27 degree Celsius. ठीक है भैया, ठीक है. After some oxygen is withdrawn, the gauge pressure drops to 11 atm and temperature drops to 17 degree Celsius. Estimate the mass of oxygen taken out of the cylinder. Try करेंगे एक बार सब लोग, फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा. सर हाँ, सर पी इनिशियल तो 15 एटीएम है ना सर. क्या दे रखा है? गॉज प्रेशर. गॉज प्रेशर का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है. तो P माइनस पी एटीएम 15 एटीएम है, तो P कितना हो जाएगा? 16 एटीएम हो जाएगा. समझ में आई बात? गॉज प्रेशर इज प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर होता है. ठीक है.
कितना आएगा ये 0.1 तो 115। $140 के आसपास आएगा, ±1-2 ग्राम। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं, ये 140 ग्राम के आसपास आंसर है। नंबर्स काफ़ी रैंडम है, इसलिए कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। ओके, और इस चैप्टर में ऐसा होता है। ठीक है बेटा, मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है, एक्सप्लेन नहीं किया है, पढ़ो। नहीं समझ में आए तो पूछो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। काफ़ी सही आंसर निकाला है मैंने, ये 139.8 आ रहा है। ठीक है, कॉपी हो गया? हो गया सर। आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम 1 cc rises from the bottom of a lake 40 meter deep at temperature 12 degree Celsius. What volume does to what volume does it grow when it reaches the surface where temperature is 35 degree Celsius? तो बोला है आपसे कि एक 1 cc का आपके पास एयर बबल है, दूसरे कलर से बक्सा बनाता हूँ, जिसको एक लेक के बॉटम पे रखा हुआ है 40 मीटर डीप, जहाँ टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस है। बोला है कि ये राइज कर जाता है टू द सरफेस, सरफेस पे टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। आपको बताना है सरफेस पे इस एयर बबल का वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, देखिए इसमें हम सरफेस टेंशन के इफेक्ट को निगलेक्ट करेंगे। हम बोलेंगे P इनिशियल इज इक्वल टू P ATM प्लस रो जी एच, that is approximately 5 into 10 to power 5 पास्कल, क्योंकि मैंने G को 10 ले लिया है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 10 to power 5 पास्कल लिया है, तो आ गया 5 into 10 to power 5 पास्कल। आपका T इनिशियल पता है 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको V इनिशियल पता है 1 cc। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं N इज इक्वल टू पी वी बाई आर टी, पी इनिशियल V इनिशियल बाय आर टी इनिशियल। लेट्स फाइनली हमारा प्रेशर कितना हो जाएगा, P फाइनल हो जाएगा आपका 10 to power 5 पास्कल, क्योंकि हम सरफेस पे आ चुके हैं लेक के, तो मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इकलौता प्रेशर बचा है। T फाइनल आपका 35 डिग्री, अच्छा इसको कन्वर्ट नहीं किया मैंने, ये आपका 285 केल्विन है, ये आपका हो जाएगा 308 केल्विन। ओके,
V फाइनल हमसे पूछा गया है, हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं N इज इक्वल टू पी फाइनल V फाइनल बाय आर टी फाइनल। N तो चेंज होगा नहीं क्योंकि गैस वही है आपके बबल के अंदर, इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे दिस मीन्स दैट P इनिशियल V इनिशियल अपॉन आर टी इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल अपॉन आर टी फाइनल। R तो सीधे कैंसिल हो गया, दिस मीन्स दैट V फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल बाय P फाइनल इंटू T फाइनल बाय T इनिशियल इंटू V इनिशियल। दिस इज इक्वल टू P इनिशियल कितना है, P इनिशियल है 5 × 10⁵ अपॉन P फाइनल है 10⁵ इंटू V T फाइनल कितना हो जाएगा, T फाइनल हो जाएगा आपका, कहाँ गया T फाइनल, ये रहा 308 अपॉन T इनिशियल है 285 इंटू V इनिशियल है 1 cc। दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 1 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 0.4 आ जाएगा, नहीं 0.4 नहीं 0.8 आएगा शायद, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं, सारी कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ। 1.08 cc दैट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ये 5.4 cc। सबको समझ में आया कि नहीं आया? सर सर वो P इनिशियल P ATM प्लस P GH क्या है सर? रो जी एच PGI। है, रो जी एच है, लेक के अंदर है ना बेटा, ओके ओके सर। पीजीएच नहीं है, रो जी एच है। हमें पता है ना, हर एक 10 मीटर में प्रेशर 1 atm से बढ़ जाता है पानी के अंदर। अगर आप पानी की डेंसिटी को 1 ग्राम पर सीसी, जी को 10 ले लो और पी एटीएम को 10⁵ ले लो, तो मैंने उसी का यूज़ करके डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे, और कुछ नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट, at what temperature is the RMS speed of argon same as that of helium at -20 डिग्री सेल्सियस? मुझे तो ये बताओ पहले, आर्गन का मास नंबर कितना है, या एटॉमिक मास कितना है आर्गन का? 40 है। 40 और हीलियम का कितना है? 4 है। बोला जितना हीलियम का RMS -20 डिग्री सेल्सियस पे है, आर्गन का उतना ही RMS कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा, ये हमें बताना है। तो क्या करेंगे हम बोलेंगे पहले तो -20 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 253 केल्विन, राइट। इसके बाद हम लिखेंगे कि अंडर रूट ऑफ 3R T हीलियम बाय M हीलियम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3R T आर्गन अपॉन M आर्गन। क्लियरली यहाँ से आ जाएगा टेम्परेचर हीलियम बाय मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ आर्गन बाय मास ऑफ आर्गन। दिस implies temperature for argon is equal to 10 times temperature for helium, that is equal to 2530 Kelvin.
दैट इज इक्वल टू, इसको अब हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, वी विल कन्वर्ट इट इनटू डिग्री सेल्सियस टू 2257 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर है। ओके, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. यस सर। इजी है ना चैप्टर? कैलकुलेशन है बट बाकी इजी है ना चैप्टर, क्वेश्चन तो इजी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अ टेस्ट ट्यूब कंटेन्स 30 सेंटीमीटर ऑफ एयर कॉलम ट्रैप्ड बाय मर्करी कॉलम ऑफ 38 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हेन ओपन एंड इज फेसिंग अपवर्ड्स। ठीक है भैया, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इफ टेस्ट ट्यूब इज इन्वर्टेड, टेस्ट ट्यूब इज मेड हॉरिजॉन्टल, टेस्ट ट्यूब मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल, ओपन एंड फेसिंग अपवर्ड्स। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? देखिए, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें 30 सेंटीमीटर का एयर कॉलम ट्रैप्ड है बाय मर्करी कॉलम ऑफ 38 सेंटीमीटर। मतलब क्या है इसका? विद व्हेन ओपन एंड इज फेसिंग अपवर्ड, मतलब क्या है इसका? टेस्ट ट्यूब कुछ ऐसा है, ये टेस्ट ट्यूब का ओपन एंड ऊपर की तरफ है, बोला है कि ये आपका 38 सेंटीमीटर है, ये है आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे कहा गया है, अच्छा मैंने यहां लिखा जहां बाद में डायग्राम बन जाएगा तो एक बार चेंज कर लूँगा लोकेशन से। कहा गया ये 38 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 38 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गया है कि जब ये ओपन एंड ऊपर की तरफ फेस कर रहा है तो ऐसा हो रहा है, अगर मैं इस टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट कर दूंगा तो एयर कॉलम की लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, टेस्ट ट्यूब को हॉरिजॉन्टल कर दूंगा तो एयर कॉलम की लेंथ कितनी हो जाएगी, और टेस्ट ट्यूब को अगर मैं 60 डिग्री के एंगल पे रखूंगा तब एयर कॉलम की लेंथ कितनी होगी। मतलब आपसे पूछा गया, पहले पार्ट में पूछा गया है कि जब ये टेस्ट ट्यूब इन्वर्टेड है उस वक्त यहाँ पर एयर कॉलम का लेंथ कितना है। हमें एज्यूम करना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं ए मान ले रहा हूँ। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए। तो मैं ये कहूँगा कि एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्योंकि मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट एज्यूम कर रहा हूँ। क्यों एज्यूम कर रहा हूँ? क्योंकि टेस्ट ट्यूब लगातार आपके सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज कर सकता है। तो एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, हम कह सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4 कहा जा सकता है कि नहीं? जो मेरे को 4 केसेस दिए गए हैं, पहला केस दे रखा है, 3 केसेस पूछे गए, सब केसेस में P1 V1 प्रेशर इनटू वॉल्यूम सेम रहेगा। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ कि P1 AL1 इज इक्वल टू P2 AL2 इज इक्वल टू P3 AL3 इज इक्वल टू P4 AL4। एरिया कैंसिल हो गया तो मुझे मिला, दिस मीन्स P1 L1 इज इक्वल टू P2 L2 इज इक्वल टू P3 L3 इज इक्वल टू P4 L4। तो अब मैं यहाँ तक इसका यूज करके मैं सारे पार्ट इंडिविजुअली सॉल्व कर लूँगा। फर्स्ट पार्ट में मेरे से पूछा गया है L2 पूछा गया है, तो बोलूँगा L2 इज इक्वल टू P1 L1 बाय P2। ठीक है, तो मुझे बस प्रेशर निकालना है। यहाँ पर P1 है, ये L1 आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ का प्रेशर P2 है, ये लेंथ L2 मुझे निकालनी है। तो मैं क्या बोलूँगा, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे P1 है कितना, P1 हो जाएगा P0 प्लस 38 सेंटीमीटर, मतलब कि 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्लस 38 सेंटीमीटर ऑफ Hg, है ना। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उससे Hg में 38 सेंटीमीटर नीचे गया तो प्रेशर बढ़ गया, 76 प्लस 38 इंटू 30 अपॉन
इस केस में P2 कितना हो जाएगा, यहां 76 है, यहां पर आपका 76 है, 6, ये लेंथ 38 है, ऊपर जाओगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, तो 76 माइनस 38, यही आंसर आएगा, दैट इज इक्वल टू, आप यू कैन से 90 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट केस का आंसर कितना है, 90 सेंटीमीटर। सेकंड केस में इसी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, L3 इज इक्वल टू P1 L1 बाय P3 दैट इज इक्वल टू, थर्ड केस में क्या है, टेस्ट ट्यूब को हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया, ये रहा हॉरिजॉन्टल टेस्ट ट्यूब, यहाँ पर 76 सेंटीमीटर है, ये हॉरिजॉन्टल इसलिए यहाँ पे भी 76 सेंटीमीटर रहेगा, तो P1 तो आपका 76 प्लस 38 इंटू 30 L1 हो गया बाय 76 दैट इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। और थर्ड पार्ट में जब टेस्ट ट्यूब को हमने वर्टिकल के साथ 60 डिग्री के एंगल पे रखा है, टेस्ट ट्यूब कुछ ऐसे रखा हुआ है, ये एंगल 60 डिग्री है, सोचिए जरा, ये जो लेंथ है ये 38 सेंटीमीटर, बट हाइट कितनी है इसकी, हाइट है आपकी, अगर क्योंकि ये एंगल अगर 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये लेंथ L है तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज L cos 60 डिग्री। तो कितना नीचे जा रहे हैं मरकरी के अंदर हम, L cos 60 डिग्री मतलब L/2, तो ये हो गया आपका 19 सेंटीमीटर। तो यहाँ का अगर 76 सेंटीमीटर Hg प्रेशर है, तो यहाँ का कितना हो जाएगा, 76 प्लस 19 95 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर होगा यहाँ का। सो यहाँ पे आ जाएगा L4 इज इक्वल टू P1 L1 अपॉन P4 दैट इज इक्वल टू 76 प्लस 38 इंटू 30 अपॉन P4 इसका इसमें है 95 दैट इज इक्वल टू 6/5, तो ये हो गया आपका 36 सेंटीमीटर ऑफ Hg, समझ, सॉरी 36 सेंटीमीटर, दैट्स इट। तो थर्ड केस का आंसर कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर, सेकंड केस का आंसर है 45 सेंटीमीटर। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, हाँ या ना? यस सर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर फिर से रिपीट कीजिए लाइन पर। रिपीट कर दीजिए। देखो बस भी प्यार से आराम से करते हैं। बोला है कि मरकरी, अब समझिए, मैं एक सिर्फ सिंपल सा एक टेस्ट ट्यूब अलग से बना के देखता हूं। ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, जिसके अंदर हमने मरकरी कॉलम को ऐसे फंसा दिया। मरकरी कॉलम को मैं ब्लू कलर से बना ले रहा हूं, हालांकि यहां का प्रेशर कितना होगा, P नॉट दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, हाँ या ना? यस सर। अगर ये लेंथ L है तो यहां का प्रेशर कितना हो जाएगा? हम मरकरी में L लेंथ नीचे आए हैं तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, करेगा कि नहीं? यस कितना इंक्रीज करेगा? क्योंकि मरकरी, इसलिए कोई खास कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, P नॉट में इसकी लेंथ ऐड कर दो, अदरवाइज क्या करते, P नॉट प्लस mg बाय एरिया, यही करते ना। तो हमने P नॉट में ये लेंथ ऐड कर दी, कितनी लेंथ है ये, 38 सेंटीमीटर है, तो P नॉट प्लस 38 कितना हो गया, 76 प्लस 38 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये सिचुएशन दे रखी है, बोला है इस केस में यहां पर जो एयर कॉलम है उसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दे रखा है। पढ़ो जरा वापस से इस लाइन को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां तक पढ़ना, ये फर्स्ट सेंटेंस है, समझ में आ रहा है? The test tube contains 30 centimeter of air column trapped by mercury column of 38 centimeter when open end is facing upward। समझ में आया? यस सर। ओके। अब बोला है कि what will be the length of the air column if test tube is inverted। टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर दिया हमने, ये वाला केस देख रहे हो, दिख रहा है? अगर मैं टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर दूंगा तो यहां का प्रेशर 76 सेंटीमीटर है, यहां अब मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं मरकरी में, तो प्रेशर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। ऊपर से नीचे आने में प्रेशर इंक्रीज होता है, नीचे से ऊपर जाने में प्रेशर डिक्रीज होता है।
यहाँ का 76 सेंटीमीटर है, तो यहाँ का 38 सेंटीमीटर घट के कितना हो जाएगा, 76 माइनस 38 सेंटीमीटर, राइट, है ना। यस सर। इस केस में क्या होगा, अगर इधर का 76 सेंटीमीटर है तो इधर का भी 76 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि हम मरकरी के अंदर हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर चेंज नहीं होता है ना। ठीक है, अब इस केस में देखिए ये 76 सेंटीमीटर है, यहां का प्रेशर कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। मैं मरकरी के अंदर सीधा टेढ़ा जाऊंगा 38 सेंटीमीटर, राइट, सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं गया। वर्टिकली डाउनवर्ड कितना गया, अगर मैं इधर 38 सेंटीमीटर गया तो वर्टिकली डाउनवर्ड गया मैं कितना, ये 60 डिग्री, ये एंगल में 60 डिग्री, ये 38, ये 38 cos 60। समझ में आ रही बात? तो यहां का प्रेशर अगर 76 है तो यहां का प्रेशर कितना हो जाएगा, 76 प्लस 38 cos 60, मतलब 76 प्लस 19 सेंटीमीटर, तो 95 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने चारों केसेस में प्रेशर निकाल लिया। ओके, अब बात यह है कि मैंने अज्यूम किया है टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट। क्यों मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट अज्यूम किया? यार देखो, मल्टीपल रीजन है। एक तो ये मरकरी है, मरकरी भी हीट को कंडक्ट करता है, वैसे भी ग्लास भी कोई बहुत बड़ा गंदा कंडक्टर तो है नहीं हीट का, तो क्या होगा, इधर का टेम्परेचर और इधर का टेम्परेचर हमेशा इक्वल ही रहेगा। तो अंदर का टेम्परेचर हमेशा ही सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर है, इसलिए अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये हमने अज्यूम किया कि टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है। अब अगर टेम्परेचर वेरी नहीं करता है तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ये तो पता है हम लोगों को, ये कौन सा लॉ है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ है, ठीक है। इस लॉ का नाम क्या है, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1V1 इज इक्वल टू P2V2 अपना। तो अगर P1V1 और P2V2 इक्वल है तो अब वॉल्यूम है कितना यहाँ पे, एरिया इंटू लेंथ है। तो वॉल्यूम को अगर मैं एरिया इंटू लेंथ से रिप्लेस करूंगा तो एरिया कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P1L1 इज इक्वल टू P2L2 दैट इज इक्वल टू P3L3 दैट इज इक्वल टू P4L4, राइट। और हमने इसी इक्वेशन का यूज करके L1 L2 L3, क्योंकि हर जगह का प्रेशर पता है तो लेंथ निकाल सकते हैं, है ना, वो निकाल लिया।